बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और मौसम का मजा ले रहे होंगे। हिना, आपने देखा लाहौर में तो बड़ा शानदार मौसम हो गया। हम कह सकते हैं कि सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ चुकी हैं जनाब। पहली लहर महसूस की जा रही है, चाहे सुबह के औकात हो, रात के औकात हो, आपको सर्दी महसूस होती है। दिन में जो धूप है वो भी बहुत ज्यादा शिद्दत की नहीं है। हाँ, उसमें भी थोड़ी बहुत ठंडक है, तो महसूस होता है कि वो भी सर्दियों की धूप है। और सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, वो ये हुई है कि जी हवाएं चलने से स्मॉग में कमी आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हम टॉप कर रहे थे आलूदगी में, पहले नंबर पर था और हाँ छठे नंबर पर थे और 171 और इसके आसपास था इंडेक्स, एयर क्वालिटी कराची भी 9वें नंबर पर चला गया है। हवाएं, इसका मतलब है कि अफाका हुआ है हवाओं के चलने से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि स्मॉग का खात्मा हो, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें फर्क पड़ा है। और अब देखते हैं कि बारिशों की जो पेशगोइयां की गई हैं अगले आने वाले दिनों में, तो वो कैसे मौसम की तब्दीली पर असरअंदाज। बिल्कुल। आपको लगता है मॉनसून से भी कुछ फर्क पड़ा है? ज्यादा बारिशें हुई हैं तो ज्यादा पानी आया है, जिसकी वजह से फिर डस्ट और जो गर्द है वो दूर हो गई है। मुझे लगता है कि पिछले साल अगर आप देखें ना, तो इसी दिन आपको 1200 के करीब AQI इंडेक्स मिल रहा था। अभी अगर बात करते हैं हम क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट का मौसम भी हमारे हक में ही जा रहा है। अफ्रीका वनडे सीरीज, जो पाक अफ्रीका वनडे सीरीज है, उसमें शाहीनों ने पहला मार्का तो जीत लिया है। अब अगर आज का मैच जो है उसकी तैयारी इन्होंने ठीक से पकड़ी है, तो ये फैसला कौन भी हो सकता है और पाकिस्तान के हक में सीरीज जा सकती है। और क्लीन स्वीप के लिए तैयार है। आप क्या बातें कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं? अच्छा, एक मैच जीतने के बाद आप इतनी कॉन्फिडेंट हो जाती हैं कि क्लीन स्वीप की बात है। ऐसे ही है ना सारे क्रिकेट शायकीन, ऐसे ही है सारे पाकिस्तानी, फौरन से उम्मीदें लगा लेते हैं। लेकिन जनाब फैसलाबाद वालों, आपने पहले मैच में भी साबित किया था और आज के मैच में भी आपने साबित करना है कि जनाब आप फैसलाबाद वाले इतने सालों बाद क्रिकेट को वेलकम कह रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, फैसलाबाद में आई है और जो इकबाल स्टेडियम है वहां पर मैच खेला जा रहा है, तो आपने जाकर सपोर्ट करना है अपनी टीम को भरपूर तरीके से और जरूर जाकर आपने मैच। कब आपके रोज तो मैचेस होते नहीं है इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल मैच हो रहा है तो उसका मजा दोबारा कीजिए। अच्छा, अब इस्तांबुल का रुख करते हैं। आपको पता है वहां पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात जारी हैं और आज उसका एक और दौर होगा। पाकिस्तानी वफ्द इस्तांबुल पहुंच चुका है और इस हवाले से वज़ीर दिफा हमारे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है और बताया कि खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान दानिशमंदी से काम ले और पेशरफ का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात जो कर रहे हैं वो निगरानी और तस्दीकी निज़ाम के ऊपर मुज़ाकरात तो हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है। जी, तो गुफ्तगू आपने सुनी ख्वाजा आसिफ की। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। 27वीं तरमीम पर भी हमने बात करनी है, लेकिन आगे चलकर उस पर बात करते हैं। अब जरा बढ़ते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। अमेरिका में तारीख रकम हुई है जी और ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए हैं। और न्यूयॉर्क में 1969 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया है। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया है। खुद को जमहूरी सोशलिस्ट करार देने वाले ममदानी चंद माह पहले तक निस्बतन नामालूम थे, लेकिन उन्होंने करोड़पतियों पर टैक्स लगाकर, समाजी प्रोग्राम्स को वसत देकर, वादों के साथ जो शानदार कामयाबी हासिल की है। और ज़ोहरान ममदानी के जो वादे हैं उनमें सस्ती रिहाइश, मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मिडिल क्लास के दीगर मसाइल के हल से मुताल्लिक है। और जीत के बाद अपने हामियों से उन्होंने बात करते हुए कहा, इस्लामोफोबिया अब नहीं फैलेगा। न्यूयॉर्क सिटी को तारकीन वतन ने मजबूत किया। ज़ोहरान ममदानी का मजीद कहना था, वोटर्स ने तब्दीली के लिए मैंडेट दिया और एक ऐसा शहर बनाने के लिए जहां हम सब अपना गुजारा कर सके। आज हमने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। We embrace this brave new course rather than fleeing from it. Can respond to oligarchy and authoritarianism with the strength it fears, not the appeasement it craves. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot,
it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. बहुत ही धुआंधार जो तकरीर थी उनकी, और उसमें उन्होंने बहुत बार तनकीद का निशाना बनाया अमरीकी सदर को। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर जिस शहर की हिमायत से इक़्तिदार में आए हैं वही शहर उनको शिकस्त भी देगा और उसी कंडीशंस को बदलेगा जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में आने का मौका मिला है। तो ज़ोहरान ममदानी की जीत पर अमरीकी सदर ट्रंप ने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है। रिपब्लिकन सेनेटर्स के साथ मुलाकात के मौके पर कहा कि न्यूयॉर्क इलेक्शन में नाकामी की बड़ी वजह अमरीकी शटडाउन था। इसी पर जी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैज़ रहमान साहब, इसके साथ साथ हमें ज्वाइन है बिलाल लखानी साहब ने, दोनों ने हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हमारी तो गुड मॉर्निंग है लेकिन आपको हमने देर तक जगाया हुआ है, लेकिन आप लोग भी उस खुशी में जाग ही रहे हैं जो इस वक्त इतनी बड़ी तब्दीली हुई है। कल भी हमने इस पर बात की थी। फैज़ साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि कितना बड़ा चेंज है और अब जो मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं, जो 1969 के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया है मेयर के इंतखाबात में खुसूसी तौर पर, क्या कहेंगे आप? जी ज़ाहिर है, बहुत बहुत शुक्रिया हिना एंड अली, बोथ गुड टू बी बैक ऑन योर शो। अच्छा, बात दरअसल ये है कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी खबरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, फिर कराची का भी जिक्र आ गया, फिर क्रिकेट, तो सारी बातें अच्छी हैं। ज़ाहिर है फिर आप उस चलते चलते अब न्यूयॉर्क पहुँचे हैं, वाशिंगटन में हम लोग बैठे हैं, तो ज़ाहिर है कि यह लगता ही है कि कुछ अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला भी चाहता है कि कुछ हम जैसे जो बेचारे मजलूम अवाम हैं उनके लिए कुछ अच्छी हवादार खिड़कियां भी खोल रहा है। और आप ये देखिए, वाकई ये जो न्यूयॉर्क में ये जो ताज़ा हवा का झोंका आया है पूरी दुनिया के वो अवाम जो कि अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ अपने मामलात में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं किया, उनको नहीं इस बात का हक़ दिया जाता या उनको इख्तियार नहीं दिया जाता या उनके हालात ऐसे नहीं होते कि वो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करके कोई वाज़े तब्दीली अपनी ज़िंदगी के अंदर ला सकें। दूसरों को छोड़ें कि नहीं, अपने आसपास की चीज़ों का भी इख्तियार हम पर नहीं है। तो इसको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए देखें तो ये जो वाक़या हुआ है ज़ाहिर है बहुत बड़ा वाक़या है। अच्छा, इसमें आपने जैसा कि फरमाया कि 1969 से ये एक बहुत बड़ा एक अजीम टर्न आउट हुआ है, हर कोई बाहर निकला है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है ममदानी की कि उन्होंने पूरी जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, और जैसे मैंने गालिबन कल भी आपसे अर्ज़ किया था कि न्यूयॉर्क एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया के हर कोने का आदमी बसता है। आप ग्लोब उठा लें, नक्शा उठाएं दुनिया का और कहीं भी उंगली रख दें और आप कहें क्या यहाँ का आदमी यहाँ पर मिलेगा, कोई ना कोई आपको वहाँ ढूंढकर मिल जाएगा। यस, बिल्कुल। तो वो तमाम लोगों को उन्होंने उम्मीद दी, होप दी, और आज आपने देखा कि उन्होंने जाके इतने बड़े अंदाज से बिल्कुल पूरी फुल पार्टिसिपेशन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि उनकी आवाज रंग लाएगी, उनका वोट कुछ नतीजा निकालेगा। उनका ये भी कहना था कि सिटी हॉल में अब जो आवाज उसके बाहर एहतजाज कर रही थी वो अब इसके अंदर हॉल में मौजूद है। तो आप कैसे देखते हैं बिलाल? आपने कल डिस्कशन के दौरान कहा था कि आप खुद भी नौकर हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि सारा दिन वहां कैसा माहौल रहा और किस तरह से सेलिब्रेट किया उन्होंने? बिल्कुल, देखें, ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के अंदर धूम मचा दी है एक तरीके से। इनफैक्ट जो उनका जो गाना भी था उनकी विक्ट्री स्पीच के बाद वो भी धूम मचा देता था, व्हिच वाज अ नॉड टू हिज इंडियन हेरिटेज। एक नई उम्मीद की किरण जो है वो एक पैदा हुई है और न्यूयॉर्क जो है वो पूरे अमेरिका को लीड कर रहा है इस उम्मीद की किरण में, क्योंकि ट्रम्प साहब ने आके वो आके अमेरिका के ऊपर छा गए थे एक तरीके से, और ऐसा लग रहा था कि कभी भी उनकी फिरौनियत जो है वो चैलेंज नहीं हो पाएगी, हम इस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन ये एक पहला बड़ा क्रैक था, तो ये एक बहुत बड़ी होपफुल चीज़ थी। लेकिन जो सबसे आज अच्छी चीज़ ये थी कि ज़ोहरान ममदानी अपनी जो प्लेटफॉर्म था उससे वो पीछे नहीं हटे।
बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे ही आप जब आप वोट ले रहे होते हैं तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप अगर मगर थोड़ा सा आप अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़ोरान ममदानी ने आज आके कहा कि मैं बोल्ड चीजें करना चाहता हूं, जिस जो मैंडेट मुझे मिला है मैं उसके ऊपर पूरा उतरना चाहता हूं। उन्होंने आज एक अपनी जो ट्रांजिशन चेयर थी उसमें जो को चेयर है वो एक्चुअली एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, लीना खान। वो एक प्रोग्रेसिव हैं, इसका मतलब वो जो उनका मैंडेट है उसको वो सामने लेके आना चाहती हैं और उसको उस हिसाब से वो अपनी टीम में ममदानी के लोग जो हैं वो भरने की कोशिश करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ममदानी साहब इलेक्शन जीतने के बाद भी अपनी जो बोली हुई चीजें उससे पीछे नहीं मुकर रहे और वो आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, ट्रम्प साहब को भी कह रहे हैं कि भाई आ जाएं सामने, हम ये चीज करेंगे। एक आखिरी चीज मैं कह दूं कि ये बात जरूर पॉसिबल है कि ट्रम्प साहब और ममदानी की मीटिंग हो अगले चंद हफ्तों में, और ये भी एक बहुत अच्छा बिलाल, इसका इंडिया उन्होंने अपनी एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में भी दिया है, गालिबन आप उसी का ही जिक्र कर रहे होंगे। फैज साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया है शिकस्त को और उसके बाद अब जो गुफ्तगू उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी से वो बात करने के लिए तैयार हैं और अगर वो ताउन नहीं करेंगे, यानी ज़ोहरान अगर ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी बात, कम से कम ट्रम्प से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो फौरन इतना इस तरह से टोन डाउन कर देंगे अपने रेटरिक को और बाकायदा तस्लीम करेंगे शिकस्त और फिर ये कहेंगे कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, मैं न्यूयॉर्क से मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ममदानी की मदद करूँ ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। बल्कि उनके जो अपने साथ के जो करीबी लोग हैं उन्होंने भी बाकायदा अब आगे आकर कहा कि हम न्यूयॉर्क की वजह से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एक बहुत बड़े यहाँ बिलियनियर हैं बिल एकमैन, प्रो इजराइल हैं, इजराइल के लिए उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स खर्च किया। यहाँ पर भी मेरे ख्याल है को इन्होंने 20-21 मिलियन डॉलर इनके खिलाफ डोनेट किए थे ममदानी के। लेकिन जैसी ममदानी जीते हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ भूल कर आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं न्यूयॉर्क से मोहब्बत करता हूं और सब मिलकर हम इस न्यूयॉर्क के शहर को आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर है कि देखिए ये सब दे हैव टू कम अराउंड, लेकिन असल जो इस वक्त टेस्ट है वो ममदानी का, एक तो उनके लिए अच्छी बात ये थी जो बहुत से फैक्टर्स जाहिर है वो जिनकी वजह से वो जीते, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि वो अनटेस्टेड रहे हैं, यानी उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसको देखकर लोग कहें कि देखिए ये बात उन्होंने ये कही। या बिल्कुल एग्जैक्टली अली, या जैसे एंड्रियो कोमो 2 दफा गवर्नर रहा, बड़ी वाहियात हरकतें की, उसने अवाम को भी नाराज किया, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था, तो लोग उसको देख रहे थे। ये बिल्कुल फ्रेश यंग लड़का है, 34 इयर्स ओल्ड, और उसको मालूम है कि मेरे पास आइंदा भी बहुत ज्यादा वक्त है, तो अब वो इसलिए अपना जो है बोल्ड एक्शंस लेंगे और वो तमाम एक तरह से समझिए कि एक डेमोक्रेट्स के लिए, लिबरल्स के लिए, प्रोग्रेसिव्स के लिए अब न्यूयॉर्क इस वक्त एक लैब, एक तजुर्बा का बन चुका है कि अब यहाँ से कौन सी मैसेजिंग होगी जिसके जरिए न्यूयॉर्क को एक मिसाल बनाते हुए डेमोक्रेट्स पूरे अमेरिका में किस तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ा, ये जो आज इनका जो ट्रम्प साहब का जो टोन डाउन हुआ है मामला, जो थोड़े से नरम पड़े हैं, वो समझ गए हैं उस खतरे को। देखिए ये हैरत की बात है, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। अगर ममदानी ये ना इलेक्शन ना लड़ रहे होते और इस तरह से वो उनके खिलाफ मुखालिफत नहीं होती, तो ये तो मामूली की सिर्फ 3-4 इंपॉर्टेंट इलेक्शंस थे पूरे अमेरिका की, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट रेसेस थी, न्यूयॉर्क के मेयर की जो कि मेयर की रेस है, एक वर्जीनिया के गवर्नर की और एक न्यू जर्सी के गवर्नर की, और तीनों को जाहिर है कि स्वीप किया है डेमोक्रेट्स ने। तो ये छोटा सा मैसेज है। अब आइंदा जो 2026 में अगले साल जो मिड टर्म के इलेक्शंस होंगे जहां पर फैसला होगा कांग्रेस को कौन कंट्रोल करता है, तो अब उसकी प्लानिंग हाउसेस तब्दील हो सकते हैं, और हाउसेस तब्दील होने से जो है कंट्रोल जो इस वक्त पूरी तरह से ट्रंप के हाथ में है वो उनके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप फैसला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बिलाल, क्या आप एग्री करेंगे कि ट्रंप ने भांप लिया है किसी सूरत और इसी वजह से टोन डाउन किया है, या फिर ये ट्रंप की स्ट्रेटजी है कि किसी तरह से ममदानी को भी जो है जेर किए रखना
और ममदानी जो क्लेम्स करते रहे हैं ट्रंप के हवाले से, और अपनी तकरीर में भी उन्होंने किया, और उससे पहले उनके जो हामी हैं, उनके साथी हैं नेतन्याहू, उनके हवाले से भी वो बहुत सारी बातें करते रहे। आपको लगता है कि वो खड़े रह पाएंगे इस पर? देखें, दोनों प्लेयर जो है ना इधर वो खड़े रहने वाले हैं, लेकिन टैक्टिकली दोनों जो हैं वो आगे पीछे थोड़े से होंगे, और ममदानी साहब भी कुछ हद तक जो हैं वो ट्रंप से तमीज से भी बात करेंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो उनको एक दूसरे की जरूरत भी है, और दोनों एक दूसरे के अगर दुश्मन बनते हैं तो उनके लिए सियासी तौर पे ये अच्छी चीज भी है। तो अब दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते और एक दोनों के बगैर भी नहीं रह सकते। ये एक इश्क का आलम है दोनों के लव एंड हेट रिलेशनशिप। और ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई वुड से कि ये अगले जो 4 साल अमेरिकन की सियासत के जो बनेंगे वो इन दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर जो है बनेंगे कि किस हिसाब से ये दोनों जो फोर्सेस हैं, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक वाहिद इंसान नहीं है, उनकी ये एक पूरी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड, और इन दोनों की जो रिलेशनशिप होगी इसके दरमियान जो है वो अमेरिका का फ्यूचर जो है वो लिखना शुरू होगा, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक रिलेशनशिप होगी, और ये किस हिसाब से चलेगी। राइट, फैसल साहब आप अग्री करते हैं बिलाल से? जी बिल्कुल, इनके एक एक्सप्रेशन है जो इट्स ए बैड कैथोलिक मैरिज, यानी आप एक ऐसी मैरिज में है, कैथोलिक मैरिज आपको मालूम है तलाक नहीं होती कम से कम जो मजहबी अंदाज से, तो वो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, दे हैव टू लिव टुगेदर व्हाटएवर जो भी हो उनको आपस में अपने ताल्लुकात रखना पड़ेंगे। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पर बहरहाल अभी भी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो आइडियोलॉजीज हैं इतनी इस्टेब्लिश्ड हैं कि यही देखा जाता है कि ठीक है मेरा ज़ाती मफाद भी इसमें है और मुल्क का मफाद, शहर का मफाद भी देखा जाएगा। और यकीनन ऐसा देखिए इस वक्त ये हैं सोशलिस्ट, बिल्कुल खुलेआम इन्होंने कह दिया है, लेकिन इनको फिर भी थोड़ा बहुत पीछे आना पड़ेगा। आज तो नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, लेकिन आप देखेंगे डाउन द रोड जब मसाइल, जब इनको अब जब भी अंदर घुसेंगे, जब देखा जाएगा कि इस वक्त क्या मामलात हैं सारे, तो इनको थोड़ा बहुत अगर ये पब्लिकली भी ना कहें तो कम से कम इनको थोड़ा बहुत अपने उससे हटना पड़ेगा। और यही काम ट्रंप ने ऑलरेडी कर दिया है और ये करेंगे, और उम्मीद ये है कि मामलात जो हैं शहर के मफाद में आगे बढ़ेंगे, मुल्क के मफाद में। बिल्कुल, लेकिन इसमें जो सबसे जो अहम बात यह है वो हम जैसे लोगों के लिए है कि कम से कम एक जो मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी है और दूसरी जो एथनिक कम्युनिटीज हैं उनके लिए एक बहुत जबरदस्त एक उम्मीद का समा पैदा हुआ है पूरे मुल्क में, और ये एक अच्छी खुशाइन बात है, बहुत ही खुशाइन बात है। और हमने देखा है कि मेयर लंदन ने भी इसकी तायद की है कि उम्मीद जीत गई है। शुक्रिया फैज साहब आपका और बिलाल आप दोनों का। और आपने देख ही लिया है कि ममदानी को, जिसको बिल्कुल जो बड़े बड़े जो कारोबारी अफराद थे उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं थी, 24 जो बिलियनर्स थे उनकी सपोर्ट दूसरी जानिब थी और इनको सिर्फ 2 बिलियनर्स की सपोर्ट हासिल थी। इसके बावजूद उन्होंने वो कर दिखाया है जिसका तज़किरा आज सारी दुनिया में हो रहा है। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जरा पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी नजर डाल लेते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम जल्द लाने के लिए तैयार है और इसकी गूंज सेनेट में सुनाई दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने आईनी तरमीम पहले सेनेट में लाने की तजवीज़ दे दी। कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। यकीन दहानी कराता हूँ जल्दबाजी में तरमीम मंजूर नहीं करवाई जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी मुजवज़ा 27वीं तरमीम की गूंज सुनाई दी और हुकूमती और अपोजिशन अरकान की गर्मा गर्म बहस भी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में खिताब करते हुए 27वीं तरमीम को वफाक के लिए खतरा करार दे दिया। जो चीजें उच्ची तरमीम में आपसे रह गई थी आप उसको तसलसल देना चाह रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि 26वीं तरमीम पास करते हुए वो अमेंडमेंट्स आपने समझा था कि वो आईन कानून के खिलाफ है, वो वफाक के तकद्दुस के खिलाफ है, वो जो तरामीम आप लाना चाह रहे थे। और वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने यह कहा है कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। तमाम अमूर में मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वफाक और सूबों में जो ताल्लुक है वो कमज़ोर हो। इसको कंशल बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं मैं उन्हें कंडेम करता हूं। मैं अगेन ये बात बताऊंगा, ये वफाक को मजबूत करने के लिए है। हमारे तहादियों की बात कर रहे हैं, हम उन्हें मुकम्मल एतमाद में लेंगे, ठीक है। और जब ड्राफ्ट इंशाल्लाह फाइनल होगा, पहले सेनेट में प्रेजेंट होगा, आपके पास होगा।
गुफ्तगू आपने सुनी और हम देखते हैं कि जब से 26वीं तरमीम आई है उस वक्त से लेकर अब तक भी मौलाना फजल रहमान की अहमियत बढ़ गई है। और मेरा ख्याल है जब भी कोई कानून साजी इंपॉर्टेंट किस्म की होनी होती है तो उन्हें बहुत याद भी किया जाता है और उनसे मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इसी तरह से 27वीं तरमीम को लेकर सेनेटर फैसल वावदा मुलाकात के लिए सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की रहायशगाह पर पहुंचे और मुलाकात के बाद फिर मीडिया से गुफ्तगू की। और गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वावदा ने यह कहा कि इंसानी जरूरियात के तहत आइन में तरामीम होनी चाहिए। मुझे तो ये बहुत स्पीडी और बहुत स्मूथली पास होती हुई नजर आ रही है। एक्सपेक्टेड प्लान ये कि सेनेट से ही होगी, जो जिधर का मैं सेनेटर हूँ, और फिर उसका कमेटी में चला जाएगा। ये एज पर प्लान है। फ्राइडे को इजलास है, जरूरत पड़ी सैटरडे को भी बुला लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो संडे को भी बुला लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्लैरिटी रखें कि जो इबाम है किसी की चीज के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है, स्ट्रेट है। पाकिस्तान की सलामती कामयाबी के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, मैं जल्दी से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपको मुझसे ज्यादा पता है। ट्रांसफर पोस्टिंग है। मैं सेनेटर हूँ कराची से, मैं चाहता हूँ कराची में सेनेटर हूँ, लेकिन मुझे ट्रांसफर कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये मेरी मंशा और मेरी मर्जी से तो नहीं चीज़ चलती थी ना, कि कोई आ गया है किसी जगह पे मौजूद है तो उसकी मर्जी के तहत तय होगी चीज़ें। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। फैसल वावदा की मुलाकात के बाद फिर बारी आई PTI की और नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और असद कैसर की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात हुई है और मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और मुलाकात के बाद असद कैसर ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने महमूद खान अचकजई की हिमायत की है और महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन भी जल्द ही होना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक देखेंगे। अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी, जो हिकमत अमली होगी वो मुतफिका होगी। महमूद खान अचकजई को और हिमायत का ऐलान किया है, सपोर्ट किया है, और तो हमने उसका शुक्रिया अदा किया। सब जो है हमारा मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस पे थी कि अपोजिशन लीडर और हम जॉइंट अपोजिशन होंगे असेंबली के अंदर। लेकिन वो नोटिफिकेशन तो जारी नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि वो अदालती रुकावट है। हाँ, उसको तो जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि कोई अदालती रुकावट नहीं है। क्या रुकावट है? अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी और जो स्ट्रेटजी होगी वो मुत्तफिका होगी इंशाल्लाह। गुफ्तगू आपने सुनी असद कैसर की और वो यही कह रहे हैं जो भी हिकमत हमली होगी वो मुतफिका होगी, अपोजिशन ऐवान में इकट्ठी होगी। और इस बार यही कहा जा रहा है कि मौलाना से जो मुलाकातों का सिलसिला है वो इसलिए भी है कि मेजोरिटी तो है लेकिन फिर भी इसको स्मूथली पास कराया जा सके। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला किया गया है और वज़ीर आज़म साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादी जमातों से तरमीम पर इस पर मुशावरत करेंगे और MQM वफ्द को मुलाकात के लिए आज वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया है और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात आज ही होगी। और ये जी 27वीं तरमीम का जो बिल है ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जुम्मे यानी कि कल सेनेट में पेश किया जा सकता है और फिर उसके बाद जिस तरह से गुफ्तगू हुई है हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान फिर पास कराने पर भी अताउल्ला तारड़ साहब से सवाल किया गया कि अगर हुकूमत मुतारिफ करवा रही है तो फिर आप क्यों नहीं, आपने ट्वीट क्यों नहीं किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्यों किया? तो उस पर उनका रद्द-ए-अमल था कि उनको इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से ट्वीट किया है और उसके मंदरजात जो है अवामी सतह पर शेयर किए हैं। तो इससे नज़र आता है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में जो एक कंसेंसस पहले से मौजूद है इस चीज़ को लेकर और बहुत जल्द उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, जिस तरह के फैसल वावडा ने भी कहा कि 27वीं तरमीम जो है वो इसी माह में मुकम्मल हो जाएगी। आमिर इलियास राना साहब ने भी इस चीज़ का तज़किरा किया था कि वो इसी महीने में जो है मुकम्मल कर ली जाएगी। जी हाँ, देखते हैं जी आगे सियासी सूरत हाल क्या बनती है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मामला है जी कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानो का मामला है, जिसके हवाले से हमने उस दिन भी बात की थी। रानो को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है और ये जो मादा रीछ है रानो, इसको इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन मरकज मुंतकिल किया गया है। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रानो रीछ की मुंतकिली का अमल ये मुकम्मल हुआ और रानो की जो तरबियत है, जिस्मानी और जहनी फिटनेस का, वो तफसीली यहाँ पर जायजा लिया जाएगा और मजीद आगे उसके लिए क्या करना है उस हवाले से फैसला भी किया जाएगा। बिल्कुल। इस्लाम नुमाइंदे नईम असगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नईम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मादा रीछ की हालत कैसी है? बहुत शुक्रिया अली। मादा रीछ को कल इस्लामाबाद लाया गया है और इस हवाले से ये बताया गया है कि यहाँ जब वो कराची में थी तो उसकी हालत बड़ी खराब थी, डिप्रेशन में थी और उसके सर पे जख्म भी आए हुए थे।
फिर सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम वहां पर पहुंची। तो सबसे पहले उन्होंने वहां पर जाके उसका मुआयना किया, खुद भी मुआयना किया, उसको देखा तो वो सख्त डिप्रेशन में थी। जिस तरह इंसान सख्त डिप्रेशन में होता है, कैद में होता है, वो चक्कर लगाता है कमरे के अंदर या किसी और जगह पे, तो इस तरह अपने जंगले के अंदर चक्कर लगा रही थी। हमने जब वहाँ के जो इनके माहिरीन है उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि वहां पर जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर इस जानवर को जो रखा हुआ था उसके बिल्कुल साथ ही बच्चों के झूले थे और इतना ज्यादा वहां पर शोर था। तो सबसे बड़ी वजह इस जानवर के परेशान होने की, डिप्रेशन में होने की वजह वो था वहां पर जो शोर हो रहा था। और इसके अलावा ये जो रीछ है वो ये कहते हैं कि ये अगवा की गई, पता नहीं कहाँ से ये अगवा की गई और इसको फिर एक जंगले में रखा गया था और उसके बाद फिर वहां पर इन्होंने पहले सिंध में उसकी ट्रेनिंग की कि वो किस तरह से उसको लेके आया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर लेके आए और कल उसका तिब्बी मुआयना किया गया और उन्होंने ये कहा कि अभी भी ये सख्त डिप्रेशन में है। ताहम तो उसके जो जख्म थे, सर के ऊपर जख्म थे जिसके ऊपर कीड़े भी पड़ चुके थे, तो उसकी उन्होंने तिब्बी इमदाद शुरू की है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, अच्छा। उसकी खुराक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब जानवर या इंसान, हम अभी जानवरों की बात कर रहे हैं, तो जानवर जब बीमार होता है तो सबसे पहले वो खाना पीना छोड़ देता है। इस रीछ के बारे में, चूंकि ये जंगली जानवर है तो ये मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। जब चेक किया गया तो इसके दांत भी खराब हो चुके थे, कैविटी थी, और जो कराची में इसको खुराक दी जा रही थी वो मतलब जब दांत खराब है तो उसको ऐसी खुराक दी जा रही थी जो कि बॉयल करके दी जा रही थी ताकि इसको च्यू करने में, इसको चबाने में आसानी हो। तो कल उन्होंने ये शुरू किया, डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर ये सिर्फ ऐसी खुराक खाती रहेगी जो कि चबाने में आसान होगी, उससे इसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब होगी। तो सबसे पहले नहीं, इसके बाद तो इरादा ये भी है कि इसको जीबी में जो है छोड़ दिया जाएगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल है जिसमें शिकार खुद से नहीं चबा कर खा सकेगी तो फिर तो इसका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल अली, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अब इसको जीबी, इसकी जो नेचुरल सेंचुरी है जहाँ पर इसका नेचुरल रिहेबिलिटेट है, वहां पर हैबिटेट में छोड़ना है तो उसके लिए इसको बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अभी तक उसके दांत इतने खराब हैं कि वो चबाने के काबिल नहीं है, तो डॉक्टर्स इसके दांतों का भी इलाज करेंगे। डेफिनेटली पहले उसको बिल्कुल फिट किया जाएगा और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो तभी उसको आजाद मस्कन में छोड़ा जाएगा ताकि वो वहां सरवाइव कर सके। नहीं, ये बताइएगा कि जी 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 आप कुछ ऐड कर रहे हैं? एक बात और है, जी जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था ना, ये इसको इन जानवरों को, ये जो जंगली जानवर है, ये अब पूरी दुनिया में ट्रेंड ये बन रहा है कि जानवरों को जू में नहीं रखा जाता, उनको नेचुरल हैबिटेट में वहां पे रखा जाता है। हमें इंसानों को ये चाहिए कि इन जानवरों पे रहम करें। एग्जैक्टली वहां से जानवर लेके आया जाता है। अब यहाँ पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी बात की जाए, यहाँ पर भी भालू जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं, यहाँ पर 18 से ज्यादा भालू हो गए हैं और वो कई सालों से यहाँ पर है। तो जो माहिरीन है उनका ये कहना है अगर आपने रेस्क्यू करके भी किसी जानवर को यहाँ इसे सेंटर में रखना है तो फिर उसका क्या फायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि जहां से रानों को लाया गया है जू से, जिस कराची जू से, क्या सिंध हाई कोर्ट ने कुछ अहकामात उसके हवाले से भी जारी किए हैं कि जानवर की प्रॉपर निगहदाश्त वहां पर नहीं की जा रही थी? अगर वो बीमार है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें तो ये भी पता चला था कि वहां पर इक्विपमेंट्स भी नहीं है बेसिक, जिससे उसका एक जो वुंड है उसको ट्रीट किया जाए या उस पर कोई मरहम लगा दी जाए। तो इस हवाले से भी कोई एक्शन लिया जाएगा? ना देखिए, एक्शन मुल्क में क्या क्या कुछ होता है, इंसानों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होना है, खैर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला सिस्टम को ठीक करेगा। यहाँ वहां पर जो इसके सर में, अब देखे ना सिचुएशन कितनी खराब है, एक जानवर है उसके सर में वुंड आया हुआ है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, तो इसका मतलब है वहां पर इसकी प्रॉपर निगहदाश्त नहीं हुई। और अब जो है अब उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद में बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा और फिर जल्द इस काबिल बना दिया जाएगा कि अपने मस्कन गिलगित बल्तिस्तान में इसको छोड़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने अपडेट किया। अभी ब्रेक पर जाएंगे।
वेलकम बैक। एक्सप्रेसो टैलेंट से मिलने का वक्त है जनाब। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपर दी से ताल्लुक रखने वाले एक बासलाहियत ताइक्वांडो चैंपियन लिटिल मास्टर अजलान शाह से, जो छोटी सी उम्र में ही ताइक्वांडो की दुनिया में छाए हुए हैं और हाल ही में उन्होंने ऑल पाकिस्तान इंट्रा स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए पंचिंग, पुशअप, प्लैंक्स, हाई किक्स में 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, जबकि स्पीड पंचिंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले अजलान शाह लाहौर में होने वाली DHA 10 किलोमीटर रेस में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं और मलेशिया में होने वाले एक इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा भी मनवा चुके हैं और अब अपनी नजरें दिसंबर में होने वाले सिंगापुर ताइक्वांडो चैंपियनशिप पर जमा चुके हैं। मजीद अजलान हमारे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजलान, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? My name is Aslan Shah. I'm international taekwondo player. वालेकुम अस्सलाम अजलान, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि जो नाज़रीन है वो भी सुन सकें कि आप हमें क्या कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं और आपको ये जरा जो स्पोर्ट्स का शौक है ये कैसे पैदा हुआ? I'm actually a student of grade 2. मैं तो शौक पहले से अपने स्वाद में अकेडमी का मेरा, मैं 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा था। फिर मैं लाहौर जैसे में इवेंट आ गया तो फिर मैंने उसमें रनिंग किया, तो फिर मैंने उसमें गोल्ड मेडल दिया। फिर मैं इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद में फिर भी उसमें मेडल भी लिया, कारकर्दगी किया। तो फिर उसके बाद मैं वो फैसलाबाद गया, फैसलाबाद में फिर उसमें इंटर स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इवेंट था। फिर मैंने उसमें 4 गेम्स थे, उसमें पहले था स्पीड पंचिंग, दूसरा था प्लैंक था, तीसरा था पुशअप था, चौथा था स्पीड था। राइट, तो ये जो 4 गोल्ड मेडल्स और एक बड़ा ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता है, सबको हैरान कर दिया है। कितनी तैयारी आपने इसकी की थी? तो फिर मैं मलेशिया गया, मलेशिया में इंटरनेशनल था, बहुत बड़ा इवेंट था, उसमें भी कारकर्दगी किया, सिल्वर मेडल लिया। पाकिस्तान में गोल्ड था और मलेशिया में सिल्वर। ज़बरदस्त, आपने आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और मलेशिया में जो एक इंटरनेशनल इवेंट था उसमें आपने परफॉर्म किया, और क्या परफॉर्म किया। अच्छा अजलान, एक तो ये कि थोड़ा सा कैमरे के करीब होकर थोड़ा सा लाउड आपने बोलना है ताकि सब आपको क्लियरली सुन सकें। मुझे ये बताएं कि जो मलेशिया का आपका टूर था, जो वहाँ आप पार्टिसिपेट करने के लिए गए, वहाँ पर आपको क्या लगा, आपने क्या सीखा? मैं इंटरनेशनल इवेंट किया, तो फिर मैंने उधर मैंने कहा कि इंशाल्लाह सिंगापुर जाऊंगा और पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें कि मैं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। राइट, और अभी बताएं बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं आप? बड़े होकर इंशाल्लाह ओलंपिक प्लेयर बनूंगा। ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट है ओलंपिक, उसमें भी कोशिश चाहिए ना। अच्छा अजलान, मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग कितनी देर करते हैं दिन में, और अभी जो आपका अगला इवेंट है सिंगापुर में होने वाला ताइक्वांडो को जो इवेंट्स हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है, उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ तो उसके लिए भी तैयारियां कर रहा हूँ और फिर अपने रूटीन भी करता हूँ, डाइट भी करता हूँ इसलिए। तो 4 बजे मैं सुबह उठकर स्कूल जाता हूँ, तो फिर उसके बाद रोटी खाता हूँ, रोटी के बाद तो सोता हूँ, तो फिर उठकर ताइक्वांडो के लिए जाता हूँ, ताइक्वांडो के बाद फिर वापस आता हूँ और सो जाता हूँ। राइट, तो अजलान बड़ी टफ रूटीन है अजलान की भी, स्कूल से पहले भी ट्रेनिंग, फिर बाद में भी और फिर स्कूल। इसीलिए तो ये मसल्स हैं कि वो तवातर से एक चीज कर पाते हैं। तो अजलान मसल्स है। अच्छा ये बताए, लोग डरते तो नहीं, आपके जो दोस्त हैं वो सोचते होंगे कि अजलान तो यार मेडल्स लेकर आ रहे हैं, कहीं हम पर ही धावा ना बोल दें? हाँ, वो मेरा मामा बाबा भी बहुत खुश है कि अजलान में टैलेंट है, और मेरा बाबा इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट करता है, मेरा बाबा मुझे सपोर्ट करता है बहुत। और टीचर्स, आपके स्कूल की जो टीचर्स हैं वो सपोर्ट करती हैं आपको? जी मैम, वो भी तवज्जो देते हैं स्कूल के लिए, वो सेल्फ डिफेंस है जो
सारे बातें। तो हम भी हमारे ताइक्वांडो चैंपियन अजलान को सपोर्ट करते हैं और शुक्रिया अजलान हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप मुस्तकबिल में ऐसे बहुत सारे मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीत कर आएँ। अजलान से हमारी बात हो रही थी। अजलान शाह ताइक्वांडो चैंपियन हैं और देखिए जी हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे चैंपियंस कितने मेडल्स जीत कर लेकर आ रहे हैं और इन पर यकीन किया जाए, इनको जो है अगर आप मुकाबलों में इस तरह से शिरकत करने की दावत देते रहें तो ये लोग बहुत सारा कुछ ऐसा कर सकते हैं जो अभी तक इन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हम अपने बच्चों को आगाही ही नहीं देते हैं इन चीज़ों के मुतालिक जो वो कर सकें। और इतना वक्त होता है इनके पास, देखें मूवीज़ देखते हैं घर बैठ के, स्क्रीन टाइम्स, इतना वक्त होता है। अगर हम को स्पोर्ट्स में लगाएं और अच्छी चीजों में लगाएं तो मेरा ख्याल है कि एक बेहतर कारकर्दगी और बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा जिसमें मेडल्स ही मेडल्स होंगे। ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर सेगमेंट शामिल करते हैं हिमाकत की नफ्सियात। आज बात हो रही है कि क्या वाकई इज्तिमाई जाहिलियत बढ़ रही है, इस पर इल्मी नफ्सियात क्या कहता है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। हमाकत की नफ्सियात में हम बात कर रहे हैं इज्तिमाई हमाकत की, कि इज्तिमाई हमाकत जो है उसमें कैसे इजाफा हुआ। वो इजाफा जो है एक तो ऑब्जर्वेशनल हवाले से आप देख सकते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में होगा पिछले 15 साल में जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिशमेंट्स पोलिटिकल उफक पे मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा कि रवैये कैसे अमकाना हो चुके हैं, तअस्सुब कैसे बढ़ता जा रहा है। ये तो एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी गलत भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद आती है साइंस, और साइंटिफिक स्टडीज़ में जब हम जाते हैं और साइंसी इस तरह की जो स्टडीज़ हैं, इस तरह की जो रिसर्चेज़ हैं, वो तमाम का आउटकम भी यही निकल रहा है कि पिछले 20-25 सालों में ये जो इज्तिमाई हमाकत है इसने एक जस्त लगाई है और ये बहुत बहुत बुरी तरह इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस इजाफे को के हवाले से हमने ये एक सिलसिला ये शुरू किया था कि हम ना सिर्फ ये जानें कि इज्तिमाई हमाकत होती क्या है, बल्कि इसको क्या हम ये जान सकते हैं कि हम कहीं इसका हिस्सा तो नहीं है। नंबर 1, अगर हम इसको पहचानने की ये सलाहियत रख दें कि हम इसका हिस्सा हैं या नहीं हैं, अगर हिस्सा हैं तो फिर वो कौन सी सलाहियत चाहिए जिससे हम इससे निकल सकें। इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम दरपेश है वो है सोशल मीडिया का एल्गोरिथम, जो कि सपोर्ट नहीं करता फ़िक्र को, फ़िक्र की गहराई को, फ़िक्र के हवाले से, क्योंकि आपको एक टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, स्टिलनेस चाहिए होती है, एक रुक के सोचना पड़ता है, किसी डीप थॉट। जितने दुनिया के बड़े आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ के जो देने वाले हैं उन आइडियाज़ को, वो गहरी फ़िक्र के लोग थे, वो बैठते थे, वो सोचते थे। लेकिन आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इस चीज़ को पसंद नहीं करती। ये जो कंटेम्पलेशन, ये जो यूं करके सोचना, फ़िक्र की गहराई, पाजेज़, ये जो थिंकर्स होते हैं, ये आपको मालूम है कि बहुत पाजेज़ के साथ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इनको सोचना पड़ता है, सोच के जुमला निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो उसको पाजेज़ को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि पाजेज़ ना हो, इंगेजिंग कंटेंट हो। इंगेजिंग कंटेंट वही बोल सकता है जो कि क्रूगर इफेक्ट का शिकार हो, एक ख़ास किस्म की जाहिलियत का शिकार हो, तो वही इंगेजिंग कंटेंट दे सकता है। तो इस सवाल से एक प्रॉब्लम ये हो रहा है। दूसरा जो प्रॉब्लम है जो हमने इस सेगमेंट में जिसका जिक्र करना है वो ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आप इमेजिन कीजिए कि आज से 20, 25, 30 साल पहले आप किसी भी दायरे कार को निकाल लें, चाहे आप नेचुरल साइंस को निकाल लें, जियोग्राफी को निकाल लें, आप अपने GPS को निकाल लें, आप किसी भी डिसिप्लिन में चलें, हमारे पास मालूमात इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं, हमारे पास चॉइसेस इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि लिटरली हम उसको शायद काउंट भी नहीं कर सकते कि हर वक्त आपको अपडेट किया जा रहा है। तो एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का हमें ये पता चलता है। और एक बहुत अच्छे न्यूरो साइंटिस्ट हैं डैनियल लेविटन, जिन्होंने ये बताया कि जो 20-25 साल पहले जो जनरेशन्स हैं और ये जो जनरेशन है, इसमें जो फ़र्क है इंफॉर्मेशन का पर डे, वो 5 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, ये माइंड जो है ये इसके लिए ना सिर्फ ये कि इसकी बुनियाद इस तरह की नहीं है, ब्रेन की, इसका मेकअप इस तरह का नहीं है, और अगर आप ये करेंगे तो फिर ब्रेन इसका क्या रिस्पॉन्ड देगा, वो वही देगा रद्द-ए-अमल जो कि वो दे रहा है, मेंटल शॉर्टकट्स। जब आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जाते हैं तो आप मेंटल शॉर्टकट्स में जाते हैं, बिकॉज इस कदर इंफॉर्मेशन, इस कदर कन्फ्यूजन, इस कदर ज़्यादा इंफॉर्मेशन की शक्ल में न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि मेंटल शॉर्टकट्स, मेंटल शॉर्टकट्स कोई बुरी चीज़ नहीं थी एवोल्यूशन के अंदर, बहुत अच्छी हमें सहूलत देते रहे, कहीं ना कहीं हम शॉर्टकट मार के एनर्जी बचा लेते थे ब्रेन की, लेकिन वो हर जगह
बेहतर नहीं था, बट बहुत सारी एवोल्यूशनरी स्टेजेस पे जहाँ पे सर्वाइवल का मामला था वहाँ मेंटल शॉर्टकट्स ने बहुत अच्छा काम किया। अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में मेंटल शॉर्टकट क्या हो रहा है कि जिधर इज्तिमा खड़ा हुआ है उधर चले जाए। कन्फर्मिटी कितना आसान काम है ना, क्या मतलब एक पोस्ट है, कोई एक नज़रिया है, उसमें मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई 10,000 लाइक्स हैं और इतने ज़्यादा, ये कैसे हो सकता है, ये गलत हो। अब कन्फर्मिटी जो है या शीप की तरह उस साइड पे इसमें बहुत सहूलत है कि कोई क्या कह रहा है, अगर ज़्यादा लोग कह रहे हैं फिर यकीनन सच होगा। अब हम इस जगह पे आ चुके हैं कि कोई भी मामला में दरपेश होता है तो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या कह रहे हैं, अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं, उसके अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कह रही हैं, और उसके बाद उनसे ओपिनियन लेके हमारे लिए कितनी सहूलत हो जाती है कि ना दिमाग को काम करना पड़ता है, ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग, ना किताब पढ़नी पड़ती है, ना बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं। बहुत आसानी के साथ हमें ये चीज़ मिल जाती है जिसको हम सोशल प्रूफ कहते हैं। तो वो चीज़ जो हमारे लिए सर्वाइवल मैकेनिज्म थी एवोल्यूशन के अंदर, बहुत उसने हमें हेल्प की, वो एग्जैक्टली इस टाइम उसका इस्तेमाल जो है वो किसी और तरफ चला गया। मेंटल शॉर्टकट्स के वाले से हमने काफ़ी सारे सेगमेंट्स भी किए हैं, इसमें सहूलत बहुत है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में ना सिर्फ फ़र्द के लिए नुकसानदेह है बल्कि मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह है। देखते रहिए द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पाक अफ्रीका वनडे सीरीज की बात करेंगे, जहां शाहीनों ने पहले मार्के में प्रोटीज को शिकस्त देकर सीरीज में बर्तरी हासिल की और अब नजरें जम चुकी हैं सीरीज के फैसला कुन मार्के पर। जी हां, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज फैसलाबाद के तारीखी इकबाल स्टेडियम में ही खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स हैं जी पुरअज़्म सीरीज जीतने के लिए, जबकि अफ्रीकी टीम भी कमबैक के लिए तैयार है। याद रहे पहले वनडे में पाकिस्तान ने 264 रन के हदफ का जो ताक़ुब है वो कामयाबी से करते हुए शानदार फतह हासिल की थी। दूसरी जानिब साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने वनडे टीम की क़यादत उनसे लेकर शाहीन शाह अफरीदी को दिए जाने पर कहा कि कप्तानी तब्दील होने से मेरे और इनके ताल्लुकात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले ही कह चुका था मेरे लिए तमाम खिलाड़ी कप्तान है। रिजवान ने अपनी T20 टीम में अदम शमूलियत के हवाले से कहा कि इंतखाब का फैसला सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच का होता है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान आज ही सीरीज अपने नाम करेगा या प्रोटीज के जबरदस्त किस्म की वापसी। हमारी नजरें क्लीन स्वीप पर हैं, इस पर मजीद बात कर लेते हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तजियाकार, सीनियर तजियाकार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक है, आप लोग बताएं, फॉग से बचे हुए? बिल्कुल, आज तो मौसम बहुत बेहतर है। वैसे क्रिकेट की भी बात हमने प्रोग्राम के शुरू में ही की थी कि क्रिकेट का मौसम भी जो है आजकल बेहतर नजर आ रहा है, और हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे कुछ बैट्समैन चलना शुरू हो गए। जो पिछला मैच था उसमें 4 बैट्समैनों ने स्कोर किया था, जिसमें जो T20 के कप्तान हैं वो शामिल हैं, फिर रिजवान, फिर उसके साथ जो है साइम अयूब। तो हमें देखा कि बैटिंग लाइनअप कुछ चलना शुरू हुई है। आपका क्या ख्याल है? जी, फखर और साइम ने बड़ा जबरदस्त आगाज फराहम किया था, उसी से फतह की एक बुनियाद पड़ी, और बाद में रिजवान ने और सलमान ने पाकिस्तान को और आगे लेकर गए, दोनों ने 50s बनाई। लेकिन जो एक ये तो बहुत अच्छी बात है जैसे आपने निशानदेही की कि 4 बैटर्स ने बड़ा स्कोर किया, फिनिश किसी ने नहीं किया। ये मसला है कि पहले हम देखते थे कि ओपनर अगर रन कर रहा है तो वो 115-20 रन करके नॉट आउट आता था, टीम जीत जाती थी। अभी देखिए अपने अपने स्कोर करके आउट होते रहे ना, तो ये आपके लिए तो अच्छा है उस प्लेयर के लिए, लेकिन टीम के लिए मसले हो जाएंगे। जैसे बुखार पे रजामंद हो जाए मौत से बेहतर है। जी, मैंने कहा बुखार पे रजामंद हो जाए मौत से बेहतर है। बिल्कुल स्कोर ना करने से तो बेहतर है ना। लेकिन अगर 5 रन और होते ना अली, यकीन माने ये मैच हमारे हाथ से निकल गया था। आपने आखिरी ओवर देखा होगा, एकदम फंस गए थे, परेशान हो गए थे हमारे बैटर्स, लेकिन वो शाहीन ने असाब अपने काबू में रखे और शुक्र है कि बड़ी हिट के लिए नहीं गए, पहले डबल ये टैलेंट भी तो सलीम साहब हमारे पास ही है, जीता हुआ मैच हारने तक ले जाना, फिर एंड पे उसे फिर जीत जाना, ये भी तो हम ही कर सकते हैं ना। लकीली हम लोग अभी इस वक्त जीते हुए हैं और हम लोग इसको पॉजिटिव अंदाज में बात कर रहे हैं। नहीं तो ये भी हो सकता था कि हम बाद में टीम को लताड़ होते इसी पे कि यार जीता हुआ मैच हार गया ये। अच्छा, लेकिन सलीम भाई साहब देखें, जिस तरह से अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि जो एक कामयाबी है उन सब खामियों पर पर्दा नहीं डाल सकती जो ऑलरेडी है टीम में, और आप खुद भी इस पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास मैच विनिंग प्लेयर कोई नहीं है, तो इसके लिए डेफिनेटली सोचने की बात है। और आपको लगता है कि ऐसे प्लेयर्स हैं लेकिन उनको ग्रूम करने की जरूरत है, या फिर उन्हें इस सोच से निकालने की जरूरत है कि आप अपने लिए नहीं, आप अपनी पूरी टीम के लिए खेलें? देखिए, मैच विनर तो है, फखर भी मैच विनर है, बाबर भी मैच विनर है, इवन रिजवान मैच विनर है, ये सारे, शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में मैच विनर है, नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन अब ये कितना अपने ऊपर जो इनका टैग है, एक बहुत बड़ा एक परफॉर्मेंस इनकी है
उसको लेकर चलना है इनको आगे, ये एक मेन चीज है। देखें, ये सोच जहन से निकालनी पड़ेगी कि यार मैंने 50 कर लिए, मेरा तो चांस हो गया पूरी सीरीज से पक्का, टीम जाए अब जहां जाना है इसको, ये चीज निकालनी पड़ेगी। अगर आपने 50 किए तो आपका ये काम था कि आप उसको 60, 70, 80 जितने हैं लेकर जाते और नॉट आउट आके टीम को मैच जितवाते। क्योंकि देखिए क्रिकेट एक इंडिविजुअल गेम नहीं है टेनिस की तरह, ये एक टीम गेम है। टीम गेम में सबको परफॉर्म करना पड़ता है और फिर बाद में साथियों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अगर आपने कुछ थोड़ा परफॉर्म किया है तो उसको आगे ले जाके आपको मैच पूरा एंड करना चाहिए था। इस चीज में थोड़ा मुझे सा, एक तो जीते हुए हैं लेकिन ये पॉइंट एक नजर आया था, क्योंकि वरिंग मुझे यूं लगा जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 रन भी और होते ना ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाना, ये हमें आखिरी ओवर तक लेकर जाना ही नहीं चाहिए था मैच। और जो बॉलिंग में हमने किया कि जो अपने थ्रू आउट देखते चले आ रहे हैं कि एक मसला हमारे साथ है कि आखिर के जो प्लेयर है टेल एंडर है दूसरी टीमों के, वो स्कोर कर जाते हैं और 40-50 रन या इससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो बहुत, टेस्ट में तो बहुत ज्यादा बन गए थे। यहाँ इधर भी हमने देखा 40-50 एक्स्ट्रा रन बने जिसकी वजह से इतना स्कोर हो गया, वरना तो पाकिस्तान को बहुत पहले आउट कर लेना चाहिए था, लेकिन जीत गए, बहुत अच्छी बात है। शाइनी कैप्टनसी का अच्छा आगाज हुआ, होपफुली आज उस मैच से बेहतर परफॉर्म करते हुए सीरीज अपने नाम करेंगे। बिल्कुल सलीम साहब, हम जो सोचते हैं अपनी टीम के बारे में सोच रहे होते हैं, हम सामने वाली टीम को मद्देनजर रखते ही नहीं है। साउथ अफ्रीका की आपने बात करनी थी, उसी पर बात करते हैं। ये बताइएगा कि साउथ अफ्रीका के लिए तो ये नई पिच थी, अभी तो ये सोचे कि उन्होंने ये मैच भी फंसा लिया था तकरीबन आपके मुताबिक 5 रन ऊपर होते तो उन्होंने फंसा लिया था। आपको लगता है कि अब जब उन्हें शनासाई हो गई है फैसलाबाद की पिच से तो ज्यादा खतरनाक टीम हो सकती है इस वक्त? देखिए, आइडिया तो सबको है कि फैसलाबाद में इसी तरह की पिच होती है और पिच तो आइडियल थी, पिच बैटिंग के लिए आइडियल थी। और एक वक्त साउथ अफ्रीका को जो बड़ी जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी प्रिटोरियस और डिकॉक की, तो उस वक्त तो यही लग रहा था कि वो 300 प्लस भी जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कम बैक किया आखिर में जाके, फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर गए जिसकी वजह से उनका स्कोर फिर ज्यादा हो गया, वरना तो बड़ा अच्छा घेर लिया था उनको। और बैटिंग में भी साउथ अफ्रीका के जिस तरह आपने बात की कि बॉलिंग भी उनकी अच्छी रही, उन्होंने भी फंसाया मैच। तो ओवरऑल देखिए इस तरह की जो पिचेस होती है ना, सबको आइडिया होता है कि यही होगी। आप इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन भी नहीं हुई, आपने देखा होगा अबरार को शुरू में उन्होंने बड़ा हिट की, 3 छक्के उनको लगाए थे, बाद में होके उन्होंने 3 विकेटें ली। और ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल पिच बन रही थी, ड्यू फैक्टर की बड़ी बात हो रही थी, लेकिन हमें नजर नहीं आया सेकंड इनिंग में। तो एक आइडियल पिच थी वनडे इंटरनेशनल के लिए। लेकिन फैसलाबाद में यही उसको कहा जाता है कि बैटिंग के लिए पहले 17 साल बाद मैच हुआ है जी, लेकिन 7 साल बाद में भी कुछ नहीं बना, वही पुराने जमाने वाले यही क्रिकेट हमारी टीम की नजर आई। अगर आप हमारे टॉप बैट 6-7 किसी एक का भी स्ट्राइक रेट 100 नहीं था। चलो अगर आप इतने रन चेस कर रहे हो तो ये मतलब थोड़ी कि आप 50वें ओवर में आके करोगे, 5 ओवर पहले उसको बनाना चाहिए था। लेकिन वही होता है कि घबरा जाते हैं हमारे पता नहीं है घबराहट कब खत्म होगी हमारी टीम के प्लेयर्स की। अच्छा सलीम खालिक साहब, मुझे ये बताएं कि आज के मैच के लिए क्या सजेशंस है आपके, आज क्या करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है, या फिर क्या ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिस पर खेलें और तो हम जीत सकते हैं, क्योंकि आज फैसला कौन मैच है? देखिए, एक तो हसन नवाज का समझ नहीं आ रहा और मुझे उनके साथ हमदर्दी है। आप बोले कि हमदर्दी है, वो तो मुसलसल फ्लॉप जा रहा है। एक ओपनर को आप 6-7वें नंबर पर लेकर जा रहे हैं और जाहिर है वो फ्रस्ट्रेटेड होता होगा, तो आड़े तिरछी शॉट मारकर आउट हो जाता है। उन्होंने जो सेंचुरी की थी वो भी शुरू में टॉप ऑर्डर में उनको की थी, या तो उनको खिला ही नहीं, अगर उनकी वनडे में जगह नहीं बन रही, बजाहिर ऐसा नजर आ रहा है, तो आप उनको बाहर कर दें, किसी और को खिला लें। लेकिन अब खिला रहे हैं तो प्रॉपर नंबर पे तो भेजें, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि तो सलीम साहब अगर हमारी टीम में कोई 5 ओपनर्स खेल रहे हो तो किसको खिलाए और किसको पीछे रखे? देखिए, हर कोई ओपनिंग करना चाहता है, T20 में हर कोई ओपनिंग करना चाहता है, लेकिन ये वनडे में भी जाहिर है अब यही ट्रेंड है कि सेलेक्टर जब सेलेक्ट करते हैं तो एक ही जैसा होता है, क्योंकि वहां पे जाहिर है 20 ओवर का मैच है, शुरू में मौका मिलता है, पावर प्ले भी होते हैं। अब वनडे में भी अगर 5 ओपनर खिलाए तो ये मेरा या आपका कसूर तो नहीं है ना, ये तो सिलेक्शन कमेटी का कसूर है, उनको देखना चाहिए ना। क्यों हमने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तैयार ही नहीं किए कि हमें ओपनर को मिडिल ऑर्डर बना के खिलाना पड़ता है, या और उसका बेचारे का कैरियर ही पूरा खत्म हो जाता है। अभी होगा यही, हसन के साथ भी यही होगा, एक आध मैच के बाद उनको बाहर निकाल देंगे, फिर हम और आप उनके स्टैट्स देखेंगे तो हम बोलेंगे यार इसकी तो एवरेज ही 12 रन की है,
बाहर हो गया, लेकिन रियलिटी भूल जाएंगे बहुत जल्दी हम लोग। तो वो जो राइट प्लेयर फॉर राइट पोजीशन, जिसकी जहाँ जगह है वहां पर उसको खिलाएं उससे, और अगर नहीं जगह बन रही तो आप उसको बाहर करें। तो एक कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए, शाहीन अब कैप्टन बन गए हैं तो उनको पूरा सपोर्ट करें, पूरा सपोर्ट। ये टीम क्या है? क्या ये शाहीन अफरीदी 11 है? नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान की टीम है, किसी एक की टीम नहीं है। जीतेगी तो मीडिया में लोग बात ये नहीं करेंगे शाहीन 11 ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, बोलेंगे पाकिस्तान ने हराया। 4 साल बाद किसी को शायद याद भी ना हो कि इस सीरीज में शाहीन थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। कल हमारे पास स्टूडियोज में बहुत ही टैलेंटेड 9 साल की ताशफीन मौजूद थी और उनकी जो मुलाकात है वो हम आपको कल नहीं दिखा सके। जो हमने उनसे बातें की, जो हमने उनसे सुना, वो हम आपको आज दिखाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, आज एक्सप्रेसो में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक नन्ही सी मगर निहायत बासलाहियत तालिबा ताशफीन। टैलेंट तो देख ही लिया होगा आपने, देखा इतना बड़ा बोर्ड है और ग्रेड 4 की ये छोटी सी मौसीकार है, अपने बोर्ड पर ऐसी धुनें बिखेरती हैं कि सुनने वाला जो है एक लम्हे के लिए खो जाता है। और ताशफीन ना सिर्फ अपनी उम्र से बढ़कर महारत रखती हैं इस पर, बल्कि उनका जो अंदाज है और जज्बा ये साबित करता है कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता है। मौसीकी से मोहब्बत करने वाली ताशफीन ने बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई और हम उम्मीद हैं कि एक दिन बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम भी ये रोशन करेंगे। बिल्कुल करेंगी। ताशफीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताशफीन, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ताशफीन, आपका इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, आपको देखकर नहीं लगता कि इतना बड़ा कीबोर्ड है और उसके ऊपर इतनी खूबसूरत धुनें आप बिखेर लोगी। मुझे बताओ कि आप कब से प्ले कर रही हो? I'm playing piano for 3 years. Okay. अच्छा, तो 3 years की प्रैक्टिस नजर आ रही है अली। How old is she? आप 9 साल की हैं? 9 साल में 3 years आपने पियानो को दे दिए हैं और 6 years की थी जब से, यानी कि आप पियानो बजा रही हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं ताशफीन कि ये आपको पियानो बजाने की सोच कैसे आई? किसने आपको कहा कि आपको पियानो बजाना चाहिए? आपको किसी को देख के शौक पैदा हुआ या फिर मामा बाबा ने कहा कि ताशफीन चलो अब आप पियानो सीख लो, ऐसा हुआ? या आपको कोई पसंद था, कोई पियानो प्ले करता आपको अच्छा लगता था तो आपने कहा कि मैंने भी बजाना है? अच्छा ताशफीन, आप बातें नहीं करती, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे ही रहती हो? हमें भी अपना फ्रेंड समझ लें। ऐसा तो नहीं है, फ्रेंड्स के साथ तो आप बहुत बोलती हो, मुझे पता चला है। हमें तो बताओ ना कि किससे इंस्पायर होकर पियानो सीखा आपने? इट्स ओके, हो जाता है। आप बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप प्ले कर रही हैं उसी तरह से वो आप कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर है। ये वाला डेफिनेटली हर बच्चे के लिए, ये जो टीवी है ये वाकई एक ऐसा मीडियम है जिस पर आपने इस का बर्डन नहीं लिया। आपने मुझसे बात करनी है, मैं आपका दोस्त हूं। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे सिम्फनी कौन सी बजा रही थी, कुछ पता है आपको इसके बारे में? शॉपिंस फैंटेसी इम्प्रॉम्प्टो। राइट। मैंने तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो इसके अलावा भी आपको आती हैं बहुत सारी धुनें, मैंने सुना है, तो हमें कुछ और भी सुनाएंगी? कुछ और प्ले करें?
खूबसूरत। ताशफीन, मैं आपकी फैन बन गई हूँ आज से। अब मुझे शौक हो गया है कि मैंने भी पियानो बजाना है। मुझे आप सिखा दोगी? सिखा दोगी आप? अच्छा, ये तो अच्छा हो जाएगा। आपकी दोस्तें इम्प्रेस नहीं होती आपसे? ताशफीन, इतना अच्छा पियानो बजाती हो आप। होती हैं। क्या कहती हैं आपको? हम वो भी हिना की तरह की बोलती हैं? हमें भी सिखा दो, ऐसे कहती हैं। आप किससे सीख रही हो? Who's your teacher? पियानो टीचर कौन है? या म्यूजिक आप किससे सीख रही हो? सर सोहेल। अच्छा, और आप स्कूल में टीचर है? नहीं। अच्छा, आप वैसे ही सीख रही हो उनसे। जबरदस्त। ताशफीन, आप इतनी छोटी सी हो, इतना जबरदस्त आपका टैलेंट है। मैं देख रही थी जिस तरीके से आपकी फिंगर्स कीबोर्ड पे चल रही थी ना, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम ये कर सकते हैं। तो आप कौन सी क्लास में अभी? हमने बताया 4th ग्रेड में आप, यानी क्लास के अंदर रहते हुए आपको ये मौका मिलता है कि आप म्यूजिक भी जो है उसमें प्ले कर सकें? यस, मिलता है आपको मौका। तो मुझे बताओ कि म्यूजिक को यानी पियानो को सीखने के लिए दिन में कितना आप टाइम देती हो? कितनी देर का आपका प्रैक्टिस सेशन होता है डेली? 30 मिनट्स। अच्छा, 30 मिनट्स पढ़ाई के साथ साथ इसको भी आप देती हो। ताशफीन, ज़बरदस्त, आपका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है और हमें पता है कि आने वाले वक्तों में जिस तरह से आप इस पे धुने पे खेल रही हो, इसी तरीके से हमसे बातें भी कर रही होगी और किसी अच्छे इंटरनेशनल जगह पर बैठी होगी, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही होगी। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन हम ताशफीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसे ही हम ब्रेक पर जाएंगे, ताशफीन हमें कुछ सुनाएंगी। सुनाए।